भय ही मृत्यु है, मृत्यु ही सत्य है, पीड़ा ही प्रेम है। कौशिक और संचित, दो दोस्त, अपने घूमने के शौक के चलते भानगढ़ किले पर पहुंचे। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावली इस किले के सर्वनाश का कारण बनी थी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा था, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद इस तांत्रिक के श्राप की वजह से ये किला खंडर में तब्दील होकर भूतिया बन गया। कौशिक और संचित भी सुन चुके थे कि यहाँ लोगों के साथ रात के समय आए रोज हादसे होते रहते हैं, लेकिन कौशिक और संचित मानते थे कि ये सब अफवाहें हैं और लोगों की मन घड़त कहानियाँ हैं। लोगों की इस जगह को भूतिया समझने की गलतफहमी को दूर करने के लिए कौशिक और संचित ने रात किले में गुजारने की सोची। पुरातत्व विभाग के नियमों के अनुसार शाम 6 बजे के बाद किले में घूमने वाले लोग वापस चले जाते हैं। कौशिक और संचित ने पहले ही योजना बना रखी थी कि जब शाम के 6 बजेंगे वो किले में कहीं छुप जाएंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। दोनों एक छोटे कमरे में एक कोने में दुबक कर बैठ गए। धीरे धीरे किला बिल्कुल खाली हो गया। कौशिक और संचित फ़ोन की टॉर्च जलाकर वहाँ से निकले। संचित ने कैमरा ऑन किया और अपने चारों तरफ के किले का दृश्य कैमरे में कैद करके कैमरा कौशिक की ओर किया, और तभी कौशिक ने बोलना शुरू किया। आज हम हैं राजस्थान के भूतिया कहे जाने वाले भानगढ़ किले में। इससे आगे कौशिक कुछ बोलता कि संचित ने झट से कैमरे की लाइट कौशिक के पीछे की ओर की। कौशिक ने कहा, अरे यार क्या हुआ, इतना अच्छा रिदम बना हुआ था। संचित हवा की एक घूंट भरता हुआ बोला, यार कौशिक, मैंने कैमरे में तेरे पीछे 2 लाल आंखें जोर से झपकती हुई देखी। कौशिक ने कहा, अच्छा ला दिखा मुझे भी। कौशिक और संचित दोनों उस कैमरे में देखने लगे, लेकिन उन दोनों को ही वीडियो में कोई हलचल नहीं दिखी। वीडियो देखकर कौशिक ने कहा, लगता है तुझे कोई भ्रम हुआ है भाई। संचित को भी कौशिक की ये बात ठीक लगी। तभी दोनों ने सुनी एक भयंकर बादल गरजने की आवाज़। लगता है बारिश होने वाली है। इतना कहकर संचित दोबारा कैमरा पकड़कर तैयार हुआ ही था कि उसे पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा। संचित कौशिक के ऊपर जा गिरा और कैमरा उसके हाथ से छिटक कर नीचे गिरा और गिरते ही टूट गया। कौशिक बोला, अबे ये क्या किया, अब वीडियो कैसे बनाएंगे? संचित कुछ बोलता उससे पहले ही उनकी दाईं ओर से दोनों के कानों में पड़ी एक भयंकर हंसी की आवाज। दोनों उस तरफ पलटे और पलटते के साथ ही वो आवाज बिल्कुल शांत हो गई। कौशिक ने संचित की तरफ देखते हुए कहा, लगता है यहाँ कोई है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। संचित थोड़ा डर चुका था। वे दोनों उस आवाज की तरफ थोड़ा आगे बढ़े। कौन है वहाँ? उनके इतना कहते के साथ ही पूरा किला बहुत सारी चीखों से गूंज पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ चीखे हों। संचित और कौशिक दोनों इस बार पूरी तरह डर गए और डर कर किले से बाहर भागने लगे, लेकिन भागते भागते कौशिक ने देखा कि संचित को किसी ने पीछे से पकड़ा और संचित तेज रफ्तार से पीछे अपने आप घसीटे जा रहा था, और पल भर में कौशिक की आंखों से ओझल हो गया। कौशिक समझ चुका था कि किले में रुककर उन्होंने गलती कर दी। कौशिक संचित को ढूंढने के लिए फिर से वापस मुड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उससे थोड़ी दूर पर उसने संचित की आवाज़ सुनी, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। और संचित के अलावा एक और आवाज़ कौशिक ने सुनी, भय ही मृत्यु है, मृत्यु ही सत्य है, पीड़ा ही प्रेम है। कौशिक दौड़ते हुए उस आवाज़ के पीछे गया। जिस कमरे से वो आवाज़ आ रही थी, कौशिक उस कमरे में पहुंचकर दंग रह गया। एक व्यक्ति कमरे में बीचों बीच बैठा था और उसके सामने संचित जख्मी हालत में लेटा था, और पूरे कमरे में कटे गले लोगों की आत्माएं कौशिक की तरफ देख रही थी। कौशिक की तरफ देखते देखते वे सारी आत्माएं खड़ी होकर कौशिक की तरफ धीरे धीरे चलने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उस बीचों बीच बैठे व्यक्ति ने उन सब की तरफ इशारा किया। इशारा करते के साथ ही उन सब आत्माओं की चीख शांत हुई। वो व्यक्ति, भय ही मृत्यु है, मृत्यु ही सत्य है, पीड़ा ही प्रेम है, कहता हुआ कौशिक की तरफ बढ़ा। तभी मौका देखकर संचित अपनी जगह से उठकर पीछे की खिड़की से चिल्लाता हुआ कूद गया।
सभी आत्माएं और वो व्यक्ति खिड़की की तरफ पलटे। तभी कौशिक अपना पूरा जोर लगाकर किले से बाहर भागा। भागते भागते वो किले के मेन गेट पर पहुंचा, जहां एक गार्ड गर्दन झुकाए कुर्सी पर बैठा सो रहा था। कौशिक ने हाथ लगाकर उसे जगाया, लेकिन उस गार्ड ने जब अपनी गर्दन उठाई तो कौशिक की उसका चेहरा देखकर चीख निकल गई। उसका आधा जला चेहरा और सफ़ेद आंखें कौशिक का कलेजा फाड़ सकती थी। कौशिक वहां से छाती पर हाथ रखकर भागा। भागते भागते कौशिक जंगल में पहुंचा और ठोकर खाकर नीचे गिर गया। गिरने से उसके माथे पर चोट लग चुकी थी। चोट के कारण कौशिक बेहोश हो गया। सुबह एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने कौशिक को उठाया। उठकर कौशिक ने उसे सारी घटना बताई। फॉरेस्ट ऑफिसर ने किले में जाकर देखा तो संचित की सर फटी लाश पड़ी मिली। नरेश, कमल और अर्जुन तीनों जैसलमेर घूमने जा रहे थे। वे तीनों शॉर्टकट के चक्कर में अपनी गाड़ी को लेकर एक कच्चे रास्ते पर उतर गए, जो रास्ता होकर जाता था इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड विलेज कुलधरा से होकर। ये बात उन तीनों को भी मालूम थी कि ये गांव हॉन्टेड है, लेकिन नरेश, कमल और अर्जुन तीनों ही उन लोगों में से थे जो भूत प्रेतों का मजाक उड़ाते थे। रात के तकरीबन 9 बजे वे तीनों कुलधरा पहुंच चुके थे। गांव की वीरानियत, टूटे फूटे घर और जानवरों की आवाज़ तीनों के सफ़र को रोमांचक बना रही थी। गांव में सीधे चलते चलते एक मोड़ के कोने पर गाड़ी चला रहा नरेश गाड़ी की लाइट्स में एग्जिट का बोर्ड देख पा रहा था, लेकिन मोड़ पर गाड़ी मोड़ते ही नरेश ने ज़ोर से गाड़ी की ब्रेक्स लगा दी। पीछे बैठे कमल ने कहा, क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोकी? तब सामने इशारा करते हुए नरेश ने कहा, वो देख, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। कमल और अर्जुन ने नज़रें उठाकर सामने देखा तो रास्ते के बीचों बीच बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। अर्जुन, कमल और नरेश तीनों गाड़ी से उतरे और पत्थरों को रास्ते से हटाने लगे। पूरी मेहनत मशक्क़त के बाद आखिरकार उन तीनों ने रास्ते से पत्थर हटाए, लेकिन जैसे ही पत्थर हटाकर तीनों वापस गाड़ी की तरफ पलटे, तभी नरेश ने कमल और अर्जुन को रोक कर बोला, कोई गाड़ी के पास मत जाना, देयर इज़ ए स्पिरिट इन द कार। अर्जुन नरेश की इस बात पर बोला, अबे पागल वागल हो गया है क्या, चल मैं ड्राइव करता हूँ। इतना कहकर अर्जुन गाड़ी की तरफ चल पड़ा। कमल नरेश के हाव भाव देखकर थोड़ा डर चुका था, इसलिए वो स्तब्ध होकर गाड़ी की तरफ देखे जा रहा था। नरेश ने अर्जुन को रोकने की बहुत कोशिश की। अर्जुन, वापस आ जा, वो तुझे चोट पहुँचाना चाहता है। लेकिन नरेश की बात को अनसुना करके अर्जुन गाड़ी के पास पहुँचा और जैसे ही उसने ड्राइविंग सीट वाली खिड़की खोली, अर्जुन को गाड़ी के अंदर से किसी ने ज़ोर से धक्का मारा। अर्जुन हवा में उड़ता हुआ एक दीवार से टकरा कर नीचे गिर गया। कमल और नरेश अर्जुन के पास भागकर पहुंचे। अर्जुन बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। दीवार से टकराने से अर्जुन के सिर के पीछे गहरी चोट आई थी। दर्द में कराते कराते अर्जुन बेहोश हो गया। कमल समझ चुका था कि नरेश जो बोल रहा था वो सच था। कमल ने डरते हुए नरेश से पूछा, भाई, क्या वो अब भी गाड़ी में है? कमल ने पलटकर गाड़ी की तरफ देखा और देखकर कहा, नहीं, वो गाड़ी में नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ वो कहीं आसपास ही है। चल जल्दी निकलते हैं यहाँ से, अर्जुन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। घबराए हुए कमल और नरेश ने जैसे तैसे अर्जुन को उठाकर पीछे वाली सीट पर लेटाया। नरेश ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो नरेश ने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के साथ ही गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई। नरेश ने गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन 10 मीटर चलकर ही गाड़ी फिर से बंद हो गई। नरेश ने सोचा क्यों ना नीचे उतरकर चेक किया जाए कि गाड़ी में दिक्कत क्या आई है। नरेश कमल को गाड़ी में ही बैठकर अर्जुन का ख्याल रखने का बोलकर खुद गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट खोला। 2 वायर हटी हुई थी। उसने उनको आपस में जोड़ा और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। इस बार गाड़ी सही तरीके से स्टार्ट हुई। नरेश ने अब गाड़ी सीधा हॉस्पिटल में ही रुकेगी कहते हुए कमल की तरफ देखा तो नरेश की आंखें फट के बाहर आने को हो गई, क्योंकि जहां अभी 2 मिनट पहले कमल बैठा था वहीं अब वो ही शैतान बैठा था जिसे थोड़ी देर पहले नरेश ने देखा था। नरेश अपना पूरा जोर लगाकर चीखा और गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा भागने लगा। भागते भागते नरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी उसकी ही और स्पीड से आ रही थी, लेकिन गाड़ी कोई इंसान नहीं बल्कि वही शैतान चला रहा था।
भागते भागते जब नरेश की सांसें उसे और भागने की इजाज़त नहीं दे रही थी, तब उसके सामने दो दीवार आई। उनके बीच से वो तो निकल सकता था, लेकिन गाड़ी उस दरार के बीच से नहीं निकल सकती थी। नरेश भागकर उस दरार से निकल गया और उसके पीछे पीछे वो गाड़ी दीवार से ज़ोर से टकराई। गाड़ी टूटकर तहस नहस हो चुकी थी। नरेश रह रहकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। तभी नरेश के पास एक मैसेज आया। खोलकर देखा तो वो एक ऑडियो मैसेज था। तेरे दोस्त तो गए, अब तू भी जाएगा। ये मैसेज सुनकर तो मानो जैसे नरेश का कलेजा उसके मुंह से बाहर आने वाला था। नरेश ने उस गाड़ी की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके दोस्त कमल और अर्जुन की लाश गाड़ी का शीशा तोड़कर आधी बाहर और आधी गाड़ी के अंदर झूल रही है। नरेश जैसे तैसे उस दरार से बाहर आया। उसने 100 पर पुलिस को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही सामने वाला कुछ बोलता उससे पहले ही नरेश बोला, सर मुझे बचाइए, कोई मुझे मारना चाहता है। उसने मेरे दोस्तों को मार दिया है, वो मुझे भी मार डालेगा। प्लीज़ सर मुझे बचा लीजिए। सामने से आवाज़ आई, आप हो कहाँ भाई साहब? नरेश ने कहा, सर हमने जैसलमेर जाने के लिए शॉर्टकट लिया था और इस वक्त मैं कुलधरा में हूँ। तो इस बात पर पुलिस वाले ने जवाब दिया, भाई साहब अगर आप कुलधरा में हैं तो मैं क्या, आपको कोई नहीं बचा सकता। बस भागते रहिए भाई साहब, ये गांव भूतिया है। अगर आपकी ज़िंदगी रही तो हम सुबह आपको वहां से निकाल लेंगे। इतना कहकर पुलिस वाले ने फ़ोन काट दिया। नरेश अब समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाए। तभी एक गुर्राने की आवाज़ के साथ आया नरेश के कंधे पर लंबे नाखूनों वाला हाथ। नरेश ज़ोर से चीखा और बिना पीछे मुड़े अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। वो उसी रास्ते पर भागे जा रहा था जिस रास्ते से वो लोग इस गांव में दाखिल हुए थे। भागते भागते उसे भयानक आवाज़ें बार बार डरा रही थी कि तभी अचानक उसे सामने से आती हुई एक कार की लाइट्स दिखी। उसने उस कार को रोकने की कोशिश की और कार रुक भी गई। नरेश ने कार में बैठे तीनों लोगों से कहा, भाई मुझे कोई मारना चाहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। नरेश की ज़ख्मी हालत को देखकर उन लोगों ने उसे कार में बिठा लिया, लेकिन जो लड़का कार चला रहा था वो स्तब्ध होकर सामने देख रहा था। नरेश ने सामने देखा तो वही शैतान अपनी जीभ लटकाए बीच रास्ते में खड़ा था। नरेश ने कहा, यही है जिसने मेरे दोस्तों को मार डाला, और हम सामने गए तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। वो लड़का नरेश की बात समझ गया और उसने गाड़ी घुमा ली। सुबह होने तक वो लोग उसी दोराहे पर पहुंच चुके थे जहां से उन्होंने शॉर्टकट लिया था। उन्होंने नरेश को वहां उतार दिया और सीधा सड़क से निकल गए। पुलिस वहां आकर नरेश को ले गई। पुलिस वाले ने नरेश को बताया, यह गांव भूतिया है साहब, इसलिए तो वीरान पड़ा है। यहाँ जो रात के समय जाता है जिंदा वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गए।